नमस्कार, बहुत स्वागत भी हो आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। और आज भी यहाँ ऐसी बातें होने वाली है प्रोग्राम में। मेहमानों साहब को मिलवाता हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। अनंत विजय जी प्रोग्राम में आया। अनिल जी बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। अब ये जो ये 100 साल की जो ये क्या था अनुभव बैठा हुआ है, तभी कुछ तो नया बताएगा। 100 साल आज ज्यादा हो गया। प्रदीप जी होते तो 100 साल था। 150 साल भी हो सकता है अगर चारों को मिला भाई सबका अलग अलग। लेकिन आज आपको बड़ा मजा आएगा। आज प्रोग्राम में हम क्या बात करेंगे? आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाई कमांड का भी कोई हाई कमांड होता है क्या? अध्यक्ष का भी कोई हाई कमांड होता है क्या? बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको चला कौन रहा है? इनके जो अध्यक्ष हैं या जो घोषित पावर सेंटर हमको दिखाई देते हैं, वही पावर है भी या नहीं है, ये बात। अच्छा, और केवल कांग्रेस की नहीं, क्योंकि निकली आज बात कांग्रेस से तो होगी, लेकिन आज बीजेपी की भी हम लोग यही चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी अध्यक्ष कौन बनेगा वहाँ पर ये सिलसिला लंबा खींचे ही जा रहा है। अब कब नया अध्यक्ष का नाम सामने आएगा, अभी भी कोई डेट किसी के पास नहीं है। नाम वही घूम रहे हैं 4 महीने से, जितनी हमने भी कई बार इस प्रोग्राम में चर्चा कर ली है। तो ये चर्चा नहीं होगी कि कौन अध्यक्ष होगा, लेकिन ये ज़रूर बात होगी कि जो भी अध्यक्ष हो वो अध्यक्ष होगा क्या, ताकत होगी क्या उसके पास। इसलिए आज का प्रोग्राम आपको देखने में मजा आएगा। तो प्रोग्राम का हमने शीर्षक ही दिया है हाई कमांड। बात निकली है सर, आप सबने सुना होगा, आपके फोन पे भी शायद वो वीडियो आ गया होगा, अब तक उस पर लोग बड़े मजे ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कर्नाटक में जो चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री बदलेगा क्या, डीके शिव कुमार सिद्धरमैया की जगह 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत अब मुख्यमंत्री इस साल बनेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा ये सब तो केवल हाईकमान को पता है, केवल हाईकमान जानता है, और हाईकमान क्या सोच रहा है ये कोई नहीं जानता है, और हाईकमान जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा प्रभु आप ही हाईकमान है, आप ही से पूछा है इसीलिए। अब उसमें अलग अलग किस्म के जो है मीम्स बने हैं, जैसे तेजस्वी सूर्या ने ये उसमें लिखा कि कांग्रेस का हाईकमान एक भूत है, एक भूत की तरीके से है, यह दृश्य है, अनसुना है, लेकिन हमेशा महसूस किया जाता है। किसी व्यूअर ने लिखा खड़गे जी एक्सीडेंटल एआईसीसी अध्यक्ष और गर्व से स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें भी नहीं मालूम कि हाईकमान क्या सोचता है। किसी ने लिखा कि ये तो वही बात होगी, खड़गे जी ने जो कहा कि भाई हवाई जहाज का मालिक तय करेगा कि जहाज कहां उतरेगा, पायलट तय नहीं करेगा, मालिक जहां बोलेगा जहाज वहां पर उतरेगा। अब ऐसा क्या कह दिया था और कितने सेकंड में कितनी बार हाईकमान शब्द इस्तेमाल किया खड़गे साहब ने? आपका पहले जरा वो छोटा सा बयान है 20 सेकंड का, वो सुन लीजिए। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessary. अब ये nobody knows what is going on in the High Command. तो लेकिन अब हाई कमान कौन है, सवाल ये। तो सर आज आप आए तो 2 शेर तो होगा सर। आज शेर से शुरू करो। शेर है सर, और शेर में सवाल है सर। ठीक, तो सर कहा यह गया है कि हाई कमान ही सत्य है, उसकी माला फेर, कह गए बाबा साईं राम, सबका मालिक एक। लेकिन क्या ये वाक्य सत्य है कि सबका मालिक एक है? कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी क्या वाकई में अध्यक्ष होता है और पावर सेंटर भी एक होता है? ये चर्चा आज हमको करनी है। शुरुआत कांग्रेस की कर लेते हैं सर। अब क्यों निकला होगा खड़गे? मैं से यही सोच रहा हूं कि कैसे निकल गया उनके मुंह से ये हाईकमान वाली बात। अध्यक्ष हैं, अथॉरिटी है, फैसले लेते भी हैं, मजाक की बात अलग है, फैसले लेते भी हैं, फिर क्यों उन्होंने ये बात इतनी गोलमोल घुमा के कही? सवाल से बचना चाह रहे थे या अंदर बैठी हुई है बात कि भाई मुझे भी तो पूछना ही पड़ता है, या कोई मुझे भी तो बताता है ना? अब अगर अंदर ये है तो निकल भी आएगा ही कभी। तो क्या सच था सर? शेर से शुरू करूं सर? बिल्कुल। वो थोड़ा इस मौजू है इसके हिसाब से। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो खड़गे जी मैसेज दे रहे हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। अगर आप अनुमति दें तो मैं जनता को समझने वाला एक शेर कह दूं। आप कह दो, बिल्कुल अनुमति क्या, आप छोटे भाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो अब राजनीति के कागज के जो फूल है सर, अब आप कंटिन्यू। देखिए खड़गे जी मैसेज दे रहे हैं। राजनीति में जो व्यवहारिक राजनेता होता है ना, वो जानता है अपनी हैसियत। कोई भी नेता हो, वो चाहे बीजेपी में नड्डा जी अध्यक्ष हो या कांग्रेस में खड़गे जी हो, इस असली सत्ता कहाँ है।
इंदिरा गांधी के ज़माने में भी शंकर दयाल शर्मा भी अध्यक्ष थे, स्वर्ण सिंह भी अध्यक्ष थे, बनवानंद रेड्डी भी अध्यक्ष थे, लेकिन सत्ता इंदिरा गांधी के पास थी। ऐसे ही कांग्रेस की सत्ता आज भी नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उनके ही पास है। इस बात को खड़गे साहब जानते हैं। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, और वो टकरा गए उस सत्ता से। बाद में नतीजा क्या हुआ कि नरसिम्हा राव को दिल्ली में जगह तक नहीं मिली उनको। आप सीताराम केसरी का हश्र देखा आपने। तो खड़गे जी व्यवहारिक राजनेता, उन्हें मालूम है अध्यक्ष तो मैं हूँ, और जब अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसकी कृपा से, किसके आशीर्वाद से हुआ था। तो वो इस बात को मैसेज देते रहते हैं अपने हाईकमान को। पार्टी का हाईकमान वो खुद है, लेकिन उनके अपने हाईकमान जो है, मैं भूला नहीं हूं। हाँ, तो उनको वो मैसेज देते रहते हैं कि हाईकमान आपकी सर, हो। मैं तो इससे और आगे की बात कर रहा हूं। ये भी व्यूअर्स कहेंगे कि ये भी आपने ऑब्वियस बात बताई, क्या नया बताया कि भाई खड़गे जी के ऊपर गांधी परिवार वो तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि मैं इनकी बदौलत बना हूं। हाँ, अरे उन्होंने प्रियंका जी को जब वायनाड का टिकट दे रहा था तो उन्होंने कहा मैंने इनसे अनुरोध किया, आग्रह किया कि आप, और फिर इनकी अनुमति सहमति से तो वो जब प्रियंका जी को जब आग्रह करना पड़ता। आज तो सवाल यह है कि गांधी परिवार में भी कौन है जो फैसले ले रहा है भाई? उसमें डाउट है आपको क्या? राहुल गांधी? इस खबर की बात करता हूं सर, कर्नाटक वाली खबर। हाँ, जो मुझे बताया गया, और हमारे टी राघवन जो साउथ के हमारे एडिटर हैं, क्योंकि आज ये खबर चल रही थी तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा, अब वो क्योंकि जानकारी रखते हैं अलग अलग कैंप की, डीके शिव कुमार की और सिद्धरमैया की, लोकल आदमी ज्यादा जानते होंगे। उन्होंने कहा, आप देखो ये चर्चा ये है यहाँ पर कि डीके शिव कुमार को ये आश्वासन कि उनको मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद बनाया जाएगा, ये सीधे सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी ने उनको बोला था। आप याद कीजिए वो दौर कितने चक्कर लगे थे दिल्ली के सिद्धरमैया और डीके के। उनको आश्वासन है सोनिया गांधी का, और सिद्धरमैया को बनाने का फैसला राहुल गांधी का। सिद्धरमैया राहुल गांधी की पसंद है, और आज ही नहीं है। हाँ। जब 2013 में भी कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो सिद्धरमैया का नाम राहुल गांधी ने ही क्लियर किया। तो फिर ये बताएं मुझे कि अब अगर ये झगड़ा सुलझाना होगा तो फिर इनका कौन सा हाई कमांड है, या इनमें से कौन अथॉरिटी लेगा? सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानी जाएगी क्या? बहुत संभव है, बहुत संभव है। अच्छा, क्योंकि मुझे कल ही परसों कांग्रेस के एक बड़े नेता बता रहे थे कि प्रियंका जी का बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। मतलब प्रियंका जी का जो ऑफिस चलता था वो सब अब ऑलमोस्ट उनको वायनाड तक कह दिया गया है कि भैया आप बिटिया वहीं रहो। तो कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, देश हम देख लेंगे। पार्टी के मामलों में देश हम देख लेंगे। ऐसे भी तो पार्टी में मतलब महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो ही थी इतने लंबे समय से। आप बोली, फिर एक बात बताता हूं। उनके साथ तो कुछ था नहीं। तो मुझे लगता है कि सोनिया जी ने भी अब उन्होंने गिव अप कर दिया है, और राहुल जी ही सारे फैसले ले रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में अभी नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है, वो राहुल जी के आसपास के लोगों के द्वारा ही गढ़ा जा रहा है। सोनिया जी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि व्यावहारिक राजनेता है, सोनिया जी भी बहुत व्यावहारिक थी जब तक अहमद पटेल जैसे लोग थे उनके साथ। तब तक ये सारी चीज़ें सबको साथ लेके चलने का एक सोनिया जी ने किया, और उन्होंने साबित भी किया। 2004 से लेकर 14 तक एक ऐसी बहुत कम सीटों के साथ उन्होंने 10 वर्ष सरकार चलाया। 2009 में भले 220 के आसपास आ गए थे वो, लेकिन सोनिया जी में ये कौशल था। अब क्या देखिए, कांग्रेस एकदम सोनिया जी से अलग जाते हुए दिखती है, क्योंकि राहुल जी को ये समझाया गया कि आपको अपनी राह बनानी है। आप किसी की राह पर क्यों चल रहे हैं, आप अपनी राह पे चलो। दो बातें आपने सही कर रहे हो, मेरे तो खबर है ये जी। आपने कहा सोनिया जी ने गिव अप कर दिया है, मतलब अब बेटा जो कह रहा है वही हो रहा है। बिल्कुल। चाहे सोनिया जी किसी मुद्दे पर कोई और राय भी रखती हो तो भी। और दूसरा आपने कहा प्रियंका जी का कैंप वाइंड अप हो गया है। बिल्कुल। अब प्रियंका जी का से नहीं है पार्टी अफेयर्स के अंदर, मुझे लगता नहीं है। ये बात को मैं पुष्ट कर दूं, थोड़ा सा और जोड़ दूं कि सोनिया जी के एक दो वरिष्ठ नेताओं से बात हुई जो सोनिया गांधी के जमाने के नेता माने जाते हैं, वो जब भी कोई बात लेके सोनिया जी के पास गए तो उन्होंने यही कहा कि राहुल से बात करो। अच्छा, हाँ, सुन ली सारी बात उनकी, क्लियर, पूरी तकलीफ, पूरी पीड़ा, पूरा उनका सुन लिया, फिर कहा कि राहुल से बात कर लो। और यहाँ भी एक दो बार कहा कि अगर समय नहीं मिल रहा तो मैं बात करके आपका समय करा देती हूँ, मैं टाइम ले देती हूँ राहुल से बात करके मैं टाइम कर देती हूँ कि मिल लेंगे, आप बात कर लो। अच्छा, मतलब आप समझ लेते, जो ये कह रहे हैं गिव अप करने वाली बात, तो वो बात सही है। और प्रियंका जी वाली बात, प्रियंका जी वाली बात में ये वो सीमित तो कर ही दिया कि अब उत्तर प्रदेश में देखिए कोई दखल नहीं, जहाँ कि वो सारा उनका था। और अब ज्यादातर आप प्रियंका गांधी परिवार चार्ज का मोहताज थोड़ी रहा है कभी। नहीं, चार्ज नहीं, एक्शन में दिखाई पड़ता है ना काम। अब ज्यादातर प्रियंका जी के जो ट्वीट और बयान जो आते हैं, अब देखिए तो वो स्पेसिफिक नहीं आते।
नहीं, लेकिन वो हिमाचल वही का- आते हैं जो राहुल गांधी ट्वीट अच्छा, करते आपको एक बात बताता हूं, खाली प्रियंका जी का मैडन स्पीच हुआ था, आपको याद है? हाँ, बड़ा अच्छा भाषण दिया था, बड़ी चर्चा, लोकसभा वाला ना? हम लोगों ने यहाँ हाँ, चर्चा भी की थी, जिसमें इंदिरा गांधी की छवि देखी गई थी। उसी शाम को अल्ला अर्जुन का अरेस्ट क्यों हो जाता है तेलंगाना में? क्यों? वो बड़ी आप खबर बताओ, कौन सी खबर बड़ी बन गई? विचार करो। मैं तो देखो, मेरे पास, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मेरे मतलब जर्नलिस्ट हूं, जर्नलिस्ट हो यार, ये पर मत कोई कहो। सूत्र वाला जर्नलिस्ट नहीं हूं। मेरे पास कोई सूत्र नहीं है। मैं तो जो घटनाएं सतह पर घट प्रियंका रही- की स्पीच को डाउन करने के लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ऐसा प्रतीत तेलंगाना होता है, में। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि मैडन स्पीच थी। क्या हो जाता अगर अल्ला अर्जुन को अगले दिन गिरफ्तार कर लेते आप? ऐसी कोई आफत तो नहीं आ गई थी? आपको जरा कांग्रेस वाले सूत्र एंटीना ऊपर कीजिए अपने जरा। पार्लियामेंट में जो लोग मिलते हैं तो वो तो सीधे सीधे बताते हैं सौरभ, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि अब ये सोनिया गांधी और अहमद पटेल की कांग्रेस नहीं, किसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्रियंका गांधी का रोल वाकई बहुत सीमित है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी पता है कि प्रियंका गांधी के अंदर पोटेंशियल राहुल गांधी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे एक बार वो फ्रंट फुट पे खेलना शुरू करेंगी, राहुल तुरंत हाशिए पे जाना शुरू हो जाएंगे। और उसमें कोई तुलना ही नहीं है। प्रियंका गांधी जिस तरह से इंटरेक्ट करती हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ, और राहुल गांधी जिस तरह से करते हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और वहाँ पर लीडरशिप जो कमांड करना चाहिए राहुल गांधी को, वो अभी तक कमांड किए हों, ऐसा कांग्रेस पार्टी की जिन नेताओं से बात होती है उनसे बात करके लगता नहीं कभी कि हाँ राहुल गांधी को लेकर वो बड़ा रिस्पेक्ट दिखाते हैं। सिवाय 3-4 लोगों को अगर छोड़ दे तो वो बहुत सारी समस्याएं बताने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। एक वक्त लेकिन लगने लगा था ना कि जैसे एक पैरेलल पावर सेंटर प्रियंका गांधी का है, वो अलग अलग लोगों से मिलती हैं, और जैसे पंजाब का मामला हुआ या हिमाचल का मामला हुआ, तो वो अलग लोगों से मिल रही हैं, झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। अब वो प्रियंका गांधी मुझे लगता है कि एक तो इतनी मैच्योर्ड सिस्टर है ना, दोनों भाई बहन की ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि ग्रुप भले ही आपस में एक दूसरे को लेकर कुछ बातें बता दे, ये दोनों कुछ नहीं बताते। और उसमें ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी खुद अपने आप को थोड़ा होल्ड हाँ, करके रखती ये- है। सब होलसोल हो गए हैं कांग्रेस के राहुल। हाँ, उसमें कोई दो अब कोई उसमें कंफ्यूजन ही नहीं लेकिन है। 2-3 फियास्को ऐसे हुए हैं जो प्रियंका जी खाते में चले गए। फियास्को मतलब हाँ, एक पंजाब वाला सिद्धू वाला प्रयोग जो हुआ, वो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस की दुर्दशा हुई सारा। दूसरा राजस्थान में सचिन और अशोक गहलोत को लेकर के और सारा मसला हुआ। तीसरा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। तो ये जो है, ये जो भी जिस जिम्मेदार रहा हो, मैंने कहता कि प्रियंका गांधी जिम्मेदार है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वो प्रियंका जी के खाते में चले गए कि डबल पावर सेंटर के चक्कर में ये सारा गड़बड़ हुआ। तो ये भी एक कारण है। दूसरा जो ये कह रहे हैं देवेंद्र कि दोनों भाई बहन की ट्यूनिंग तो है ही, और ये मालूम है कि फैमिली रहेगी तो सब चलेगा। अगर आपस में ही लड़ करके फैमिली को ही निपटा दें तो बचेगा कुछ नहीं। वैसे सर देखिए, पार्टियां जो दोनों पार्टियां हैं, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, पार्टी का मैं स्ट्रक्चर, आपको एक दिलचस्प घटना बताऊं, बहुत छोटी सी घटना है। जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, जिसमें प्रियंका गांधी को पूरी जिम्मेदारी की 2022 की बात है, तो प्रियंका होलसेल इंचार्ज थी, सब देख रही थी। तो एक मीटिंग हो रही थी 10 जनपद में यूपी को लेकर के, प्रियंका जी उसको एड्रेस कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला और राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी देखा एकदम, ये मुझे इनसाइडर ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे एक सज्जन, उन्होंने बताया, बोले ओ डिस्कसिंग यूपी गॉन केस, ये कह के वो चले गए दरवाजा बंद करके। बहन इंचार्ज हैं। बहन बैठी हुई है। नहीं, तो इस मामले में तो सर आपको राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने भांप लिया था कि कांग्रेस 2.5% पे जाने वाली है। उनका कौन केस, और उसका चले गए अंदर। हर चुनाव में कहते हैं ये। नहीं, वो जहां असेसमेंट होता है उनका, अब मान लो उन्होंने असेस कर लिया भाई कि कांग्रेस 2.5% पे जाने वाली है, तो स्पष्टवादी हैं। मजेदार बात कोई बताई दो आपने, लेकिन नहीं, ये मुझे उसी बैठक में बैठे हुए एक इनसाइडर ने बताया था कि भैया ये कौन हुआ। केस कह के चले गए? बस दरवाजा खोला, झांके, देखा होगा वो यूपी डिस्कसिंग यूपी गॉन केस, क्या कि वो दरवाजा बंद के चले गए। उसके बाद वो मीटिंग का मतलब ही खत्म हो गया सब। अरे मैं आपको जो कह रहा, देखिए ये आप इससे ये संकेत मतलब है कि कैसे चीजें अरे मतलब- टॉप पर तो देख, चले फिर कांग्रेस का एग्जांपल लेता हूँ, इसका एक पैरेलल खींचते हैं, फिर बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी पर बात करते हैं। जैसे ऊपर अध्यक्ष हुआ, उसके बाद एक पोस्ट दोनों पार्टियों ने क्रिएट की हुई है, बाकी पार्टियों में होती क्यों नहीं आप बताइएगा। तो एक संगठन महामंत्री की एक पोस्ट होती है कि ये व्यक्ति जो है, ये रोजमर्रा के फैसले जो हैं वो ये व्यक्ति लिया करेगा, महासचिव होगा, संगठन का महासचिव। Organization- ये पोस्ट दोनों पार्टियों के अंदर है। अच्छा, मैंने आज एआई का जमाना है, तो मैंने आज ग्रोक से पूछा, मैंने कहा ग्रोक बताओ, ग्रुप अंकल से हाँ कि ग्रोक बताओ दोनों पार्टियों के महासचिव कौन कौन है। लिस्ट मांगी मैंने,
तो कांग्रेस जब बीजेपी की लिस्ट मांगी तो उसने सबसे ऊपर नाम दिया BL संतोष का, संगठन महामंत्री हैं, पहला नाम, उसके बाद बाकी नाम दिए। मैंने कांग्रेस की लिस्ट मांगी तो उसने पहला नाम प्रियंका गांधी का दिया, फिर KC वेणुगोपाल का दिया। मतलब ग्रोक को भी मालूम है कि जो हायरार्की क्या है, वरीयता क्रम है उसमें ऊपर कौन है। सच आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लिख के लाया हूँ। नहीं आप झूठ क्यों बोलेंगे? बोलेंगे? तो वो ग्रोक भी कह रहा है कि नहीं ऊपर तो प्रियंका गांधी है KC वेणुगोपाल से। अच्छा KC वेणुगोपाल भी लेकिन अपने आप में एक पावर सेंटर है ना? इसी से समझ लीजिए कि ग्रोक कितना मतलब विश्वसनीय है हाँ, कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो को, मतलब जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो को सबसे पावरफुल मानता है। मतलब उसको भी पता है कि परिवार की सदस्य हैं, इसलिए चलेगी ही नहीं की, टॉप पर इनका नाम चलेगी ही आएगा। नहीं की। लेकिन अब केसी का सवाल है दोनों के संगठन मंत्री में थोड़ा अंतर है। जो भाजपा का संगठन मंत्री है वो पर्चा नहीं जारी करता कि इसकी नियुक्ति यहाँ की जा रही है, इसकी नियुक्ति यहाँ की जा रही है, इसकी नियुक्ति यहाँ की जा रही है ना। कांग्रेस का जो संगठन मंत्री है वो नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, उसी के साइन से पर्चा जारी होता है, जबकि वहां माननीय संगठन महामंत्री को अध्यक्ष के बाद उसकी कॉपी की जाती है। थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन दोनों की भूमिकाओं में थोड़ा अंतर है। यहां KC वेणुगोपाल जी और राहुल जी की जोड़ी एक समय से, जैसा अभी पराशर जी ने बताया कि पार्लियामेंट में लोग कहते हैं कि अहमद पटेल और सोनिया वाली कांग्रेस नहीं है, ये वेणुगोपाल और राहुल जी वाली कांग्रेस। तो इसलिए यहाँ की भूमिका अलग है, वहाँ की भूमिका अलग है। वो कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, जो संगठन महासचिव होता है वो पार्टी अध्यक्ष का आंख कान नाक के साथ साथ दिमाग भी होता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो मुझे लगता है आंख कान नाक इतना तक तो होता है, न मुंह होता है न दिमाग होता है। मतलब कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पावरफुल है, आप ये बोल रहे हैं? मतलब नहीं, इसको ऐसे मत समझिए, इसको इस रूप में समझिए कि कांग्रेस का जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है वो अपनी शक्ति अध्यक्ष से ग्रहण करता है। अध्यक्ष का भरोसेमंद है, अध्यक्ष उसको काम दे रहा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का जो संगठन महामंत्री होता है वो आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पे अध्यक्ष के पैरेलल होता है। अच्छा, अध्यक्ष के चलते नहीं होता है, वो अध्यक्ष के बावजूद होता है। अध्यक्ष के बावजूद जब कह रहे हैं तो उसका मतलब ये कि पार्टी को लेके जिसको जो शिकायत हो, अगर पार्टी की वहाँ पे सरकार है तो सरकार को लेकर शिकायत है, पार्टी संगठन में अध्यक्ष को लेकर भी कोई शिकायत है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है संगठन महामंत्री का कि वहां से जाकर आप अपनी बात वहां कह सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष को लेकर के शिकायत, पार्टी अध्यक्ष को लेकर खुल के शिकायत कर सकते हैं कि इनकी ये चीज ठीक नहीं है, इस तरीके से ठीक नहीं चल रहा है। और संगठन महामंत्री उस बात के लिए आपको डांटेगा नहीं, वो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। और संगठन महामंत्री को जो ताकत मिलती है वो संघ के तरफ से मिलती है। संगठन महामंत्री जो संघ के प्रचारक होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं और हर प्रदेश में वो संघ के प्रचारक होते हैं, जिनको संगठन महामंत्री बनाया जाता है, और वो अध्यक्ष के पैरेलल एक सत्ता आप कह सकते हैं। ये अच्छा, ये समझ गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संजय जोशी और अडवाणी जी। जब अडवाणी जी का इस्तीफा संजय जोशी ने जाकर लिया, वो संगठन महासचिव थे, और जिन्नावाला जब प्रकरण हुआ तो संघ के निर्देश पर अडवाणी जी का इस्तीफा संजय जोशी ने जाके व्यक्तिगत रूप से। वर्तमान में भी जैसे अभी भी बीजेपी में ऐसी चर्चा होती है, इसका कोई सबूत तो होता नहीं है, कोई ऑन रिकॉर्ड चीज़ें नहीं होती, लेकिन बीजेपी का कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि हाँ, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैं तो बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष हैं, और दोनों एक पैरेलल सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। मतलब BL संतोष से जाके कोई भी व्यक्ति, और ये बीजेपी की बहुत खूबसूरत सी चीज़ है लोकतांत्रिक तरीके से, कि कोई एक सिस्टम जहाँ है जहाँ आके अपनी भड़ास आप निकाल सकें। और संगठन महामंत्री हमेशा ये कोशिश ये की जाती है कि वो पार्टी ना बने, पक्षधर ना हो किसी का। तो ये तो पैरेलल आदमी हो गया बिल्कुल, मतलब एकदम काइंड ऑफ पैरेलल ही रहता है। संगठन महामंत्री पीछे से ताकत ले रहा है संघ से, सीधा संघ का नॉमिनी है वो, और अध्यक्ष फिर आपने कहा कि अध्यक्ष के बारे में सुनवाई भी कर सकता है। वो आराम से लोग जाके वहां पे कह सकते हैं कि भाई ये चीज गलत हो रही है। प्रधानमंत्री का बड़ा निकालेगा, प्रधानमंत्री का नहीं मालूम, लेकिन मंत्रियों की खूब शिकायत संगठन मंत्री के पास होती है। और संगठन मंत्री चुनाव के दौरान ये तय कर देता है कि मंत्री को इकोनॉमिक क्लास में सफर करना है। तो हमने देखा है चुनाव में, 19 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी, कि बीजेपी के तमाम मंत्री इकोनॉमिक क्लास में सफर कर रहे थे, उनको टिकट भेज दिया जाता था। तो बीजेपी कौन चलाता है? मैं अभी केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, असल में कौन चलाता है? एक चीज और बताऊं कि अगर आपको किसी को फटकार लगानी हो पार्टी में, तो अगर संगठन महामंत्री का कॉल चला जाए तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि पार्टी का कॉल आ गया। और अध्यक्ष आमतौर पर ऐसी चीजों में पढ़ते नहीं, अध्यक्ष से कॉल कराया जाता, उसके लिए संगठन महामंत्री होते हैं। और संगठन महामंत्री का कॉल अगर गया, वो आदेश गया, तो उस आदेश को बीजेपी का नेता ये समझता है कि अब ये फाइनल आदेश है पार्टी का, इसको आप अप्रिय फैसले वही लेते हैं सब, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। अब अभी लेते हैं कि नहीं लेते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके जो मेरी जानकारी है,
सोर्सेज के हिसाब से संघ की जितनी भी सलाह मशविरा का दौर चल रहा है नामों को लेके, वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत करके नहीं चल रहा है, वो बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बातचीत करके ही चल रहा है। संतोष भी लगातार फीडबैक लेते हैं, वो संघ के लोगों को बताते हैं। नहीं तो ये सिस्टम बनाया गया है या ये मौजूदा तंत्र ये में सिस्टम मतलब है। आज के दौर में ये ऐसा हो गया है? सिस्टम ही है ये शुरू से है। भाई गोविंदाचार्य बहुत ताकतवर संगठन मंत्री थे, हम लोग जानते हैं, हम लोग उस दौर जब अडवाणी जी अध्यक्ष होते थे, अटल जी से टकरा गए थे, तो मतलब ऐसा नहीं। संजय जोशी का उदाहरण, जोशी जाके इस्तीफा मांग रहे नहीं हैं। तो ये पद टकराते नहीं है या रोल्स बिल्कुल भिन्न है? नहीं, पर टकराते इस लिहाज से नहीं है कि पता है दोनों को अपना अपना रोल, कि हमारा काम क्या है, इनका काम क्या है। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि संगठन महामंत्री से ये अपेक्षा की जाती है बीजेपी में कि वो पार्टी ना बने किसी चीज़ के, वो एक सेफ्टी वल्व का काम करें कि अगर असंतोष है तो उसको सुने, उसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो उसके लिए कमांड दे। संगठन महामंत्री जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे कमांड दे सकते हैं, हाँ भाई ये चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ से बहुत सारी। और आज अगर कोई बाहर से देखता आदमी पूछे आपसे तो मतलब नड्डा जी और बीएल संतोष जी दोनों जो हैं बराबर ताकतवर हैं, कहें इस बात को? मतलब बराबर, कभी कभी पलरा झुक भी सकता है, कभी पलरा उठ भी सकता है, ऐसा भी है किधर भी, दोनों तरफ। लेकिन इक्वली दोनों में जो ताकत है वो डिवाइडेड है। सब दोनों की अपनी भूमिकाएं डिवाइडेड हैं कि नड्डा जी क्या करेंगे, बीएल संतोष जी क्या करेंगे। और जैसा देवेंद्र जी कह रहे हैं ना कि उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पार्टी ना बने। वो चूंकि किसी पार्टी सिस्टम से नहीं आ रहे हैं ना, वो तो वहाँ से आ रहे हैं जो मोहन जी ने यहाँ कहा था विज्ञान भवन में कि भाई कांग्रेस भी हमसे मांगे तो हम संगठन महासचिव दे सकते हैं। तो बीजेपी की डिमांड होती है कि आप एक संगठन महासचिव हमें दीजिए। रामलाल जी 12 साल तक संगठन मंत्री रहे, हमको लगता है बहुत लंबे समय, बहुत लंबे, सबसे लंबे समय तक 10-12 साल रहे रामलाल जी। और रामलाल जी के बाद बीएल संतोष हैं, इनके साथ 2 संगठन मतलब क्या कहते हैं उसको, संयुक्त महामंत्री भी होते हैं, सह संगठन मंत्री भी होते हैं। तो उनका एक अपना पैरेलल सिस्टम चलता है। इसी ये लोग राज्यों के, अगर आप कभी अरुण कुमार जी से बोलेंगे कि किसी विधायक या सांसद को मिला दो तो वो सीधे आपको संतोष जी के पास भेज देंगे, जबकि वो सरकार से समन्वय कर रहे हैं। संघ की ओर अरुण कुमार जी के पास सह सरकारी चार्ज है, वो उनके पास चार्ज नहीं, संघ और बीजेपी के बीच अच्छा समन्वय का चार्ज है उनके चार्ज है। जैसे पहले कृष्ण गोपाल जी के पास, कृष्ण गोपाल जी के पास था, उसके पहले सुरेश सोनी जी के पास देवी जी के पास था, उसके पास मदन देवी जी के पास था। तो ऐसे समझें कि संघ के पॉलिटिकल अफेयर्स बीजेपी के लिए अरुण कुमार इंचार्ज है। अब अरुण जी से आप कहेंगे कि हमको मान लीजिए कोई विधायक कहे कि उत्तर प्रदेश का मिलना है तो वो धर्मपाल जी के पास भेज देंगे आपको कि भाई उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री से मिल लीजिए या संतोष जी से मिल लीजिए, आपको जो समस्या है। तो वो एक डिफाइंड सिस्टम है, सबके रोल अलग अलग डिफाइंड है। इसलिए ये हम बहुत नहीं कह सकते हैं कि नड्डा जी भारी हैं या संतोष जी भारी हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से नड्डा जी का नाम ऊपर आता है अध्यक्ष का, उसके बाद संगठन महासचिव। दोनों से कौन भारी है? नहीं, अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना हो, हाँ। अभी के सिनेरियो में तो फिर तो बातचीत ही अलग हो जाती है। हाँ, अभी ये के बात तो परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं वो भी ऑब्वियस हो गई बात भाई। आज जैसे किसी ने आज नाम चल रहे थे कि भाई एक ही प्रोग्राम के प्रोग्राम में कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये नाम वो नाम वो नाम, तो किसी ने कहा बन कोई भी जाए, ऑर्डर तो अमित शाह जी से लेना है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। वही मैं कहने जा रहा था कि पीएम के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को पूछें तो अमित शाह। बीजेपी में मतलब या सरकार में पीएम के बाद कोई भी अगर कोई व्यक्ति है जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा वही सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होगा, क्योंकि पीएम के सबसे भरोसेमंद वही हैं। नहीं, लेकिन पार्टी अफेयर्स में वो पूरा डे टू डे भी अमित शाह जी के मर्जी के बिना बीजेपी में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि वही व्यक्ति इतनी समझ रखता है, वही व्यक्ति इतना अनुभव रखता है, उसी व्यक्ति ने इतना डिलीवर किया है कि पीएम का भरोसा है। तो जब पीएम साहब का भरोसा जिस व्यक्ति पे है तो अपने आप में पावरफुल। बाकी सब रबर स्टैंप नहीं, उन लोगों को भी टास्क दिया जाता है कि आप सीधे ब्लैक एंड व्हाइट के तौर पे इसको ना देखें। लेकिन अगर गृह मंत्री की अमित शाह ने कोई बात कह दी तो पार्टी के सभी नेताओं को ये लगता है कि यार फिर तो यही करना चाहिए। मतलब वो पीएम की बात है, अमित शाह जी का कहना मतलब वो पीएम की इच्छा है, ये लोग मान लेते हैं। इससे भी इतर सर मुझे लगता है कि अमित शाह ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में संगठन पर अपनी पकड़ अपने काम की वजह से बनाई, डिलीवर किया बार बार उन्होंने। आप देखिए जहां लोग कुछ नहीं कहते हैं कि भाई ये हरियाणा चला जाएगा, महाराष्ट्र चला जाएगा, या अभी बिहार को लेके जिस प्रकार उनके दौरे हो रहे हैं या जिस प्रकार से वो बैठकें कर रहे हैं, जिस प्रकार से छोटे छोटे दलों को जोड़ने का काम चल रहा है, या उत्तर प्रदेश को लेकर वो इतने एक्टिव हैं,
तो मुझे नहीं लगता है कि इन दो के अलावा कोई तीसरा भी है। अध्यक्ष जो बनेगा वो तीसरे नंबर पे ही आएगा, पायदान चाहे कोई भी बने। दो आदमी से तो उनको लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट एक आदमी से लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक आदमी से लेना पड़ेगा। अमित शाह का बैंडविड्थ सौरभ इतना फास्ट है, इतना वाइड है कि किसी भी समस्या, जैसे मान लीजिए कि अब आपको बंगाल में करना है काम, फॉर एग्जांपल कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन महामंत्री हो, क्या कर लीजिएगा, क्या आइडिया है आपके पास? अमित शाह से पूछा जाए तो 10 आइडिया बताएंगे, 10 चीज़ें बताएंगे, हाँ इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उस तरह का व्यक्ति तो पावरफुल हो ही जाता है ना सीधे, कि हमको पता है कि काम कैसे करना है। और हमने काम करा के रिजल्ट दिया है। जैसे छत्तीसगढ़ में जब वो बैठक करने गए थे सौरभ पिछले विधानसभा चुनाव में, तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को कह रहे हैं कि भाई आप सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आप लोग जीत रहे हैं। नहीं, लेकिन ये जो आप जैसा बता रहे हैं तो फिर तो ये लार्जर देन ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति या छवि हो गई ना, लार्जर देन क्योंकि आपने नहीं स्ट्रक्चर में टॉप पर कोई व्यक्ति है, नड्डा जी हैं या प्रेसिडेंट, जो भी आगे जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, आपने जैसा कहा पर्चा जारी करने का दस्तखत जिसका नीचे होता है वो तो वही है ना, और उसके ऊपर भी कोई ओवर रूलिंग अथॉरिटी है, कोई आइडिया देना या कोई सलाह देना कि भाई नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, और आप मुझसे समझदार भी मैं आपको मानता हूं, आपके पास अनुभव भी है, सब कुछ है, आप भाई मान ली गई आपकी बात, वो अलग बात है। तो ये ओवररूल वाली बात आप कैसे समझ रहे हैं? क्या नड्डा जी ने कभी कहा कि हमको ओवररूल किया जाता है? पूछ रहा हूं नहीं, बिल्कुल नहीं, ओवररूल कहाँ होता है भाई? वो बैठेंगे, जैसे मैंने क्या कहा कि आप आइडिया देने की बात जब आएगी, कोर ग्रुप की जब बैठक होती है उसमें आइडिया देने की बात आएगी, सबसे आइडिया लिया जाएगा, शून्य पता चला कि यहाँ पे नहीं सौरभ, ये रोड मैप देते हैं। ये स्थिति आज नहीं, अडवाणी के टाइम भी यही स्थिति थी। अटल जी के टाइम में अडवाणी जी अध्यक्ष हो या ना हो, वो गृह मंत्री हो या ना हो, जब तक उनका युग रहा वो इसी स्थिति में थे। जैसे अरुण जेटली अडवाणी जी से तो ऐसा नहीं था, अरुण जेटली जी का बहुत ज्यादा से था, अरुण जेटली में भी, सरकार में भी। मतलब अगर आप में काबिलियत है तो से तो होगा। जेटली जी जब थे तो जेटली जी एक और पावर सेंटर थे, वो उनका से था, इसमें कोई दो राय नहीं। और किसी भी दल में हो ना, जो काम करने वाला आदमी वो होगा, डिलीवर कुछ आप तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो सर, जो काम करने वाला प्रोड्यूसर होता है वही सारे बुलेटिन की हेडलाइन लिखता रहता है बेचारा, है ना। उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो, डेजिग्नेशन कुछ भी हो, ईपी बैठा रहेगा न्यूज रूम में, कहेगा यार जरा उसको हेडलाइन लिख दो, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो हेडलाइन लिखेगा ये सटीक लिखेगा। तो उसी लिहाज से पावर मिलता है। अब केसी वेणुगोपाल ने अहमद पटेल की खाली जगह को भरा होगा ना किसी न किसी तरीके से। लेकिन वो आपने जो बताया वो आपने अच्छी बात बताई कि उसकी ताकत वो ये है कि मैं अध्यक्ष का करीबी हूं, वो अध्यक्ष से लेता है ताकत। हाँ, वो ताकत डेलीगेट होती है अध्यक्ष से। बीजेपी में स्ट्रक्चरल सिस्टम है, वो अध्यक्ष से ताकत नहीं लेते। जनरल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जो है वो ताकत उनको कहीं और से संघ से मिलती है। स्पष्ट है वो। अब अगर अब अगर वर्टिकल बात करें, अगर दो अलग अलग वर्टिकल, तो एक बीजेपी और एक आरएसएस। आपने बताया भाई एक वर्टिकल को पावर सीधे आरएसएस से आ रही है, तो आरएसएस फिर अब एक बड़ा स्टेक होल्डर हो गया उसके अंदर। हाँ, उसमें देखिए आरएसएस में एक आपको उदाहरण बताऊं कि 2016, 17, 18 के आसपास की बात है। मैंने पूछा आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्ति से ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में कि सर अब आप लोगों का दखल तो कुछ होता ही नहीं है सरकार में, ना पार्टी में, कुछ भी नहीं है आप लोगों का, तो मुझका कब होगा ऐसा? बोले हाँ कुछ भी नहीं है। बोले कब होगा? बोले देखो कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर रहा है तो फिर उसकी मर्जी, पढ़े ना पढ़े, कब खेले, क्या करे, आप कुछ भी बोलते नहीं हो। जैसे रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ आप थोड़ा सा प्रेशर बनाते हो, जैसे रिजल्ट थोड़ा और ख़राब हुआ आप थोड़ा और प्रेशर एक्सर्ट करते हो। तो जैसे 2024 के चुनाव में रिजल्ट ख़राब हुआ 240 में, अब संघ का दखल बढ़ गया है। संघ जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाह मशविरा किया जा रहा है, इतना अगर इस बार 300 से ज़्यादा सीटें होती, 350 होती, या जो 400 का क्लेम था वो अगर हुआ होता, उस तरह की चीज़ें होती तो कब के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते। किसी को उठा के बना दिया था और किसी को उस बात से शिकायत भी नहीं होती। समस्या भाई, जब समस्या ही नहीं है तो आप क्या करोगे भाई? बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इफ यू आर परफॉर्मिंग, गड़बड़ हो रहा है तो हम दखल देंगे। यही अटका हुआ अध्यक्ष का नाम। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सलाह मशविरा का इतना लंबा इसीलिए हो रहा है कि मंथन चल रहा है, आपको आपके पास कोई ऑब्वियस चॉइस नहीं है। इतना लंबा समय एक्सटेंशन के बाद आपके सारे काम, संगठन के इतने सारे काम रुके हुए हैं, तो इसी वजह से या एक की पसंद दूसरे की पसंद नहीं बन पा रही है। नहीं, उस लेवल पे अभी मामला नहीं आया है, क्योंकि आखिरकार एक चीज़ मानिए कि होगा वही जो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहेंगे, जो उनके मन में होगा। इस तरह के ढांचे में अभी ये हो ही नहीं सकता। ये कल्पना से परे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नाम दें या कोई खारिज कर देगा, ये उनकी कार्यशैली भी नहीं है। वो सबसे सलाह मशविरा करके सारा नाम मंथन करके वहाँ जाए। पहले बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी मान लीजिए नाम का पैनल भेजी संघ को, संघ ने उसमें से किसी को भेज दिया, पीएम को अगर वो ओके आ गया तो ठीक है, फट से हो जाएगा, अगर नहीं आया तो प्रधानमंत्री जी अपनी पसंद बता देंगे।
आमतौर पे प्रधानमंत्री जी ऐसी चीज़ों में संघ के जो संगठन, बीजेपी का जो संगठन है उसका जो अनुशासन है उसको थॉरली फॉलो करते हैं। एकदम से किसी को थोप देना, जैसे मान लीजिए मंत्री ही बनाना हो, लोगों को ये लगता है कि वो अपना मंत्रिमंडल खुद बना देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री से सलाह ली जाती है कि हाँ भाई आपके राज्य में क्या होना चाहिए, आपके राज्य में क्या होना चाहिए, आपके राज्य में क्या होना चाहिए। तो वो एक सिस्टम इन लोगों ने अपना उसको बहुत रोबस्ट रखा है। अभी संघ के लेवल पे बहुत सारे नामों की, जिन 5-6 नाम को आप चर्चा करते हैं, वो वाकई नाम ऐसा नहीं है कि उसे हवाई चल रहे हैं, वो संघ के लेवल पे गंभीर स्तर पे उन नामों को लेकर चर्चा हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन में क्या है वो नाम जाते बीजेपी से, हाँ, नामों का पैनल पार्टी से ही जाते हैं। अध्यक्ष तो बीजेपी को बनाना है ना। संगठन महासचिव यही तो करते हैं, तो बीजेपी ने तय कौन किया। कौन से नाम चल रहे हैं वही बता दीजिए। भाई जिन 5-6 नाम को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं वही नाम है, उसमें कोई नए नाम की एंट्री अभी तक धर्मेंद्र आज के हम लोग जब बात कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव, हाँ, भूपेंद्र यादव, खट्टर जी का नाम जी। आप चर्चा में आया इसी प्रोग्राम में, शिवराज जी का नाम आया है, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, JNK LG, मनोज सिन्हा जी, मुझे उनका नाम भी है, मनोज जी का, पहले भी हम लोग मनोज सर चर्चा का कर नाम चुके है, हैं। ओके। और कुछ ये 5-6 नाम बहुत। महिला और नेताओं में, महिला नेताओं में अभी तक वैसा कोई नाम हमने सुना नहीं। निर्मला सीतारमण को लेकर किसी ने कहा था, लेकिन उसको फिर जब पड़ताल की गई तो उस बात को खारिज कर दिया गया था। इन जो 6 नाम हैं इनके बारे में किसी लेवल पे आप पड़ताल करें तो वो ये बताया जाता है कि हाँ ये बहुत गंभीरता से इस पे बात हो रही है। देखिए आपस में संघ चर्चा हो रही है। अध्यक्ष, मुझे लगता है अध्यक्ष वही बनेगा जो भाजपा के संगठन और सिद्धांत और रीति नीति से वाकिफ होगा निश्चित। आमतौर। मतलब अब जैसे निर्मला जी उस सिस्टम से नहीं है, आरएसएस टेबल से आया वो आदमी होगा। आरएसएस से हो या विद्यार्थी परिषद या सारा जो एक हायरार्की है स्ट्रक्चर, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। मेरा अनुमान और ये ये सारे नाम हैं उसके। ये तो है सब, हाँ, भूपेंद्र यादव और या धर्मेंद्र प्रधान, सारे सब नामों पे कुछ चर्चा ही तभी हो रही है। भूपेंद्र यादव जी अधिवक्ता परिषद से आते हैं, किशन रेड्डी विद्यार्थी परिषद परिषद से से हैं। आते हैं, शिवराज सिंह चौहान खांटी संघ से आते युवा हैं, मोर्चा और हाँ, और BD धर्मेंद्र शर्मा प्रधान विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद से आते हैं। खट्टर जी संघ से आते हैं। खट्टर जी तो मोदी जी के साथ ही प्रचारक थे, तो उसका कुछ कहना ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं वो ऐसा होता भी नहीं है और अभी वो नौबत नहीं आई कि मोदी जी को नाम एक फाइनल करना पड़े या वीटो करना पड़े। अभी वो नौबत नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नाम दे दें और उस नाम को आप कहें कि नहीं ये, क्योंकि पता है ना भाई वो किसी और दुनिया से थोड़ा ही आए, वो भी संघ के प्रचारक ही। और इसमें अमित शाह जी की पसंद नापसंद भी तो मैटर करेगी। अमित शाह का पसंद इस रूप में ज़रूर मैटर करेगा। 2 चीज़ें, एक तो ये कि PM मोदी को पता है कि हमको काम अमित शाह से कराना है, ठीक है ना। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वास पात्र कौन होंगे? गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका उनको ध्यान रखना होगा कि ऐसा व्यक्ति ना हो जाए जिससे टकराहट ही होने लगे। दूसरी तरफ संघ के लोगों से अगर आप बात कीजिए तो ये ज़रूर समझ में आता है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अमित शाह जी के दबाव में ना आके उनके सामने थोड़ा पैरेलल रहे, जिससे हमारा सेज ज़्यादा बढ़े। नड्डा जी को लेकर संघ के लोगों से आप बात कीजिएगा तो बहुत सारी शिकायतें वो बोलना शुरू करेंगे, जबकि आमतौर पे आप देखें तो नड्डा जी क्या ही भाई अच्छा रिजल्ट दिया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए शानदार रिजल्ट मिला, क्यों नहीं आप क्रेडिट दे रहे हैं? बस ये कि इनकी अमित शाह जी के साथ ट्यूनिंग बहुत शानदार इस थी। बात पर मैं तो मुझे मुस्कुराया, मुझे मालूम है ये भी, इनको भी देखा है, भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? भाई आपने कहा कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अमित शाह जी के हाँ, दबाव में ना आए। दबाव में ना है। ये संघ की संघ की इच्छा है। हाँ, संघ के कई लोगों की इच्छा इच्छा ये से अब ये- सर इच्छा से ज्यादा ये अपेक्षा है। अपेक्षा नहीं तो मैं तो फिर मेरे तो नाम घूमने लगे ना दिमाग में। लेकिन लेकिन कौन मैं है ये वैसा पूछता हूँ। आदमी, कौन है? सौरभ, मैंने ये पूछा भी था कि एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप बनवा देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके अंदर इतना मादा होगा कि वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने टैलेंट उनके अनुभव और उन सारी चीज़ों से काउंटर कर सके। और अगर वो काउंटर कर रहा है तो पार्टी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? मैं एक सूत्र दूं, हाँ सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष तब तय होगा जब यूपी का अध्यक्ष तय हो जाएगा। ये बात सही है। यूपी का पहले होगा ही होगा। यूपी का अध्यक्ष तय मतलब हो कहा गया। ये लगातार जाता था, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। बट ये कहा नहीं भी जाता हो था। सकता है, हाँ, मतलब- लेकिन अगर यूपी का अध्यक्ष पहले तय हो जाता है तो हमें संकेत स्पष्ट मिलेगा यूपी से, इसका मतलब यूपी से कोई नाम कंसिडरेशन में है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाँ। लिए। ये वजह वो नहीं है। नहीं, मतलब नाम तो जैसे मनोज सिन्हा तो यूपी से ही है, लेकिन वजह वो नहीं है। जैसे यूपी में जो नाम का कंसिडर किया जा रहा है, जैसे पहले ये बात कही जाती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस कास्ट का फॉरवर्ड अगर होंगे तो यूपी में ओबीसी पार्टी प्रेसिडेंट दिया जाएगा। तो इस तरह का इक्वेशन, लेकिन उस इक्वेशन को मुझे लगता है बहुत सतही तौर पे समझा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विचार जो है उसमें यही है कि ओबीसी या दलित ये भी अभी तय नहीं किया गया अभी तक। और वहाँ भी जब मैंने पूछा कि भाई मामला रुका कहाँ है, तो बताया गया कि भाई उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं उनके कोर्ट से यूपी का मामला पहुंच जाएगा ना। देखिए संघ की जो अपेक्षा है जो ये कि ऐसा अध्यक्ष जो अमित शाह जी के दबाव में ना आए, तो उसमें 2 ही 3 नाम हैं।
लेकिन उनके बनने की संभावना मैं हम एक नहीं ढूंढ पा रहे, आपने तीन हाँ, ढूंढ लिए। ढूंढ लिए सर, वो तीन बताइए। नहीं बता, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, लेकिन इनकी संभावना मुझे लगती नहीं है। ये 3 नाम ऐसे हैं जो बराबर बात कर सकते नितिन जी हैं। ने तो ऑफिशियली रिफ्यूज कर दिया। वही करने से, मैंने क्या मुझे कहा, लगता है। मैंने तो कहा कि इनके राजनाथ जी अब नाम यही है हो 3। गए। वसुंधरा जी का नाम पता नहीं कंसीडर होगा भी कि नहीं होगा। राजनाथ जी आपको नहीं लगता इस हैं? राजनाथ जी मैंने ने कहा इस 3 चर्चा नाम में ऐसे हैं जो नहीं, ये, राजनाथ लेकिन जी। अब ये होंगे कंसीडर कि नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री जी क्यों चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बने जो, जैसा ये देवेंद्र कह रहे हैं कि भाई टकराव की स्थिति हो, तो दिक्कत आएगी ना संचालन और में। राजनाथ जी भी इतने कुशाग्र बुद्धि राजनेता है कि वो अमित शाह जी के सामने खड़े तन के नहीं होंगे। ये अमित शाह में टैलेंट और मेहनत करने की क्षमता इतनी ज्यादा है ना। ज्यादा है। वो 24 घंटे में से 18 घंटा काम कर सकते हैं, तो उनसे टकराना होगा तो उनके लायक भी तो बनना नहीं, पड़ेगा। राजनाथ जी टकराएंगे नहीं, लेकिन राजनाथ जी दबाव में नहीं आएंगे। नहीं, कोई और वो व्यक्ति कह रहा आपस में हूं सुलझा कि हाँ, करके कि वहाँ पे वो आपको रास्ता उनके निकाल सामने झुकना ही लेंगे। ये होगा। उनका एक शैली है उनकी काम नहीं, करने की। मैंने यूपी वाली बात देवेंद्र जी इसलिए कही कि आज मैं सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का बयान दिख रहा था और उन्होंने योगी जी और अमित शाह के बारे में काफी कुछ बोला कि योगी जी जब आए थे तो मतलब जब बीजेपी में 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई थी तब योगी जी का नामो निशान नहीं था। जब 325 सीट आई तब भी योगी जी नहीं थे। ये पूरा उन्होंने क्रोनोलॉजी बताई और उन्होंने ये कहा कि तब तो अमित शाह थे ना। सही बात है। योगी जी के आने के बाद तो 75 सीट कम हो गई, दोनों कम हुई, विधानसभा में विधानसभा भी कम कम, लोकसभा। तब मुझे ये आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद ऐसी बात क्यों कर रहा है। मैं उसको डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि आपको 80-90% जो यूपी के लोग होंगे वो ये बात बीजेपी के बताएंगे। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे सही कह रहे हैं कि जैसे अगर यूपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट हो गया चुनाव का, तब तो तय मानिए कि 5-6 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा। हाँ बस। लेकिन उसके बिना भी हो सकता है कि राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष भी वो तो लोग आगे वही है। बढ़े। चलिए अब देखें इस महीने कुछ हफ्तों में अब ये गुत्थी सुलझे तो पता चल जाएगा, फिर हमें भी पता चल जाएगा कि हमने जितनी पतंगबाजी की जहां जहां उड़ाई है वहां कहां जाकर के सही फंसी है। बहुत शुक्रिया सर, विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका, आनंद जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।